नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर निखिल अग्रवाल और मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ गुड़गांव में और मैं एक कैंसर सर्वाइवर भी हूँ। मैंने एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, लेट्स टॉक हेल्थ, जिसमें हम हर वीकेंड प्रोबेबली संडे मॉर्निंग डिफरेंट टॉपिक्स पे कोई ना कोई सेशन रखेंगे, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स को हम बुलाएंगे और उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हर सेशन के एंड में हम लोग ऑडियंस क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आज के सेशन हमारा कैंसर के बारे में है। बेसिक और असेंशियल चीजें कैंसर के बारे में जो सबको पता होनी चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके कोई भी कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और सेशन एंड जब हो जाएगा डॉक्टर रंगाराव का, फिर हम लोग आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो आज के सेशन के लिए हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रंगाराव रंगाराजू। ये वीएसएम एमडी डीएम है। वीएसएम का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, विशिष्ट सेवा मेडल होता है, जो कि आर्मी में एक बहुत ज्यादा अच्छे काम के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाता है। तो डॉक्टर रंगाराव के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताऊंगा। डॉक्टर रंगाराव ने आर्मी में 28 साल से भी ज्यादा काम किया है और दिल्ली एरिया के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट। He has a vast experience in cancer treatment of all solid tumors, lymphomas. He has authored many national and international papers and carried out many research projects. He was trained at Cancer Institute, Chennai under late Padma Bhushan Dr. V. Shanta and Dr. V. Krishnamurthy, and also at various international cancer centers. So we are very lucky to have him today with us for clearing our doubts about cancer and providing us relevant information on main topics. Over to you, Dr. Rangarao. Yeah, fine. So नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे बातचीत करने का मौका मिला है और आज खास करके कैंसर के बारे में इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि 4 फरवरी हर साल पूरा दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे करके एक मनाया जाता है। ये कोई दिवाली होली के जैसे फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, बट उसका खास मकसद ये है कैंसर, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कैंसर दुनिया में, हर जगह पर, हर कोने में, हर देश में, खास करके भारत देश जैसे देशों में हमें जागरूकता चाहिए, हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, सबको जानकारी चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत लेट स्टेजेस में इंडिया में पाया जाता है। जब तक उसकी डायग्नोसिस हो जाती है, तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज पहुंच जाता है और उस समय पूरा ठीक करना नामुमकिन होता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता है, पेशेंट और फैमिली बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसा क्या किया हमने कि चौथा स्टेज में हमने पता किया है। तो इन सब चीज़ों का आज चर्चा करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में चाहिए। 2-3 चीज़ें मैं शुरुआत में ही बता दूं कि नंबर 1, कैंसर कोई भगवान का देन नहीं है, बहुत कम में हमारे जीन्स के थ्रू आता है, जो फैमिली में आता है वो 5 से 10% और बाकी 90% हमें हमारे ही कारण की वजह से होता है। और वो कारण है जिस तरह से हम लोग जीते हैं, लाइफस्टाइल्स, वो है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। और ये अगर हम लोग जीवन शैली को अच्छा सा बना ले तो हम लोग कैंसर को रोक सकते हैं। दूसरा, कैंसर लाइलाज बिल्कुल भी नहीं है, कैंसर इलाज इसका हो सकता है और कैंसर का इलाज होने के बाद में वो एक औरत या आदमी अच्छा सा नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, एक आम आदमी की तरह से वो भी जी सकते हैं। तो ये तो हो गया। और तीसरा, इसके बारे में काफ़ी कुछ मिथ है, यानी कि गलत फहमियाँ हैं। जो गलत फहमी का शिकार होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। हमने ये भी देखा है कि गलत फहमी होती है, कि बहुत सारे गलत फहमियाँ भी बात करेंगे, डॉक्टर निखिल सवाल पूछते जाएंगे, हम बताते जाएंगे, ये गलत फहमियों को हटाना है। तो ये कैंसर अवेयरनेस मंथ या कैंसर अवेयरनेस डे जो मनाया जाता है, चाहे हम लोग एक ही बार करेंगे, बट ये ज़रूरी है कि हर एक आदमी को हर एक के कैंसर के बारे में मालूम होना चाहिए। अभी आपने देखा ही है कि कोविड पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं, कोविड के बारे में हर एक को जानकारी दी गई है, ये है अवेयरनेस। और ये जानकारी देने के कारण सबने वैक्सीन लगवाया है, सब अपने अपने प्रिवेंशन मेजर्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कैंसर को रोका गया है हमारे देश में।
ऐसे ही अगर कैंसर के बारे में भी जानकारी मिले हमें, हो सकता है हम लोग कैंसर को भी रोक लें और कम से कम करें। ठीक है निखिल, आप अपना जारी रखिएगा प्रोग्राम। जी। एक और चीज मैं सर के बारे में बताना चाहूंगा। सर पारस हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स के लिए बहुत कुछ करते ही हैं, साथ ही साथ सर की अपनी वेबसाइट भी है, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट्स में डाल दिया है, cancercuretoday.com। वहाँ भी सर बहुत ज्यादा कैंसर अवेयरनेस और कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी को अगर कैंसर से कुछ और डाउट्स हैं इस सेशन के बाद, या किसी को कंसल्ट करना है, तो आप उनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल बहुत बेसिक है, कैंसर क्या होता है और कैंसर कैसे होता है? राइट। सो कैंसर क्या होता है? एक हम लोग कई पिक्चरें देखते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरो कन्वर्ट हो जाते हैं एक टेररिस्ट में या एक डकैती में। वैसे ही एक नॉर्मल सेल यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सेल हमारे बदन में वो बदली हो जाता है कैंसर सेल में, और वो हम लोग उसको लेके पैदा नहीं होते, हमारे शरीर में वो बदलाव आता है, और वो बदलाव कई कारण की वजह से आता है। और वो बदलाव में क्या होता है, नॉर्मल सेल एक जब भी कैंसर सेल बन जाता है, 3-4 चीजें खास होती हैं कैंसर सेल में। नंबर 1, वो निरंतर बढ़ते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वो निरंतर, उसका कोई सिग्नल नहीं है, कोई स्टॉप सिग्नल नहीं है, वो अपना चलता ही रहता है खूब बड़ा होने तक। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, वो कभी मरता नहीं है, उसका मरने की जो जीन है वो बंद कर देता है। जो नॉर्मल सेल में एक मरने की जीन होती है, वो अपने आप अपने टाइम पे वो सेल मर जाता है, बट कैंसर सेल में वो जीन का स्विच जो है वो बंद कर देता है, ताकि वो मरता ही नहीं है, निरंतर बढ़ते रहता है। तीसरा, जहाँ से भी कैंसर शुरू होता है, मान लीजिए फेफड़े में हुआ, हड्डी में हुआ, वो वहाँ से दूसरी जगह पहुँचता है सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के द्वारा, लिम्फ नोड्स के द्वारा, या अपने आप चलते-चलते वो कहीं पे भी पहुँच सकता है। यानी कि अगर लंग में शुरुआत हुआ, वो ब्रेन में पहुँच सकता है, हड्डी में पहुँच सकता है, लिवर में पहुँच सकता है, कहीं पे भी पहुँच सकता है। ये नॉर्मल सेल नहीं जाता है, हमारे चमड़ी का स्किन का जो सेल है, चमड़ी में ही रहता है। उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई उसका चाहत नहीं है कि वो ब्रेन में पहुँच जाए, वो नहीं पहुँचता है। कैंसर सेल पहुँचता है, और कैंसर सेल निरंतर बढ़ता है, इसीलिए उसको जो आहार चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नॉर्मल सेल से लेता है, और नॉर्मल सेल पूरे इससे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसीलिए पूरा खराब हो जाता है, और वो सिस्टम्स को खराब करता है, पूरे बदन को खराब करता है। ये है कैंसर की खूबियत। दूसरा, हम ये जानना चाहेंगे कि कैंसर होता कैसे है, कि क्या मुख्य कारण है या क्या रीजंस है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है? या सो कैंसर जब होता है, अभी आपको कैंसर के जो सेल के आपको लक्षण तो बता ही दिए हैं, ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लियस, उसके अंदर कुछ डीएनए होता है, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। आपने कोविड के बारे में सुना है, म्यूटेशंस। म्यूटेशन होते ही उसका एक कैरेक्टर में बदलाव होता है। जैसे एक कोविड वायरस था नॉर्मल, वो डेल्टा वायरस का जो म्यूटेशन आया था, कितना खतरनाक हो गया था। ऐसे ही ये कैंसर सेल में भी एक म्यूटेशन होता है। नॉर्मल सेल में म्यूटेशन होने के कारण कैंसर सेल बनता है। कैंसर सेल में म्यूटेशन निरंतर चलते ही रहता है। जैसे कोविड वायरस में सुन रहे हैं हम लोग, रोज-रोज म्यूटेशन होते रहता है। ऐसे ही कैंसर सेल में भी म्यूटेशन होते रहता है, और हर एक म्यूटेशन उसको एक एक कैरेक्टर देता है। यानी कि वो जल्दी बढ़ता है, जल्दी फैलता है, दवाइयों का असर नहीं होता है, चलते-चलते वो और बिगड़ जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इस तरह से म्यूटेशन होते ही रहता है। ये मुख्य कारण है कैंसर का होने के कारण। और ये म्यूटेशन होता क्यों है? कुछ म्यूटेशंस ये हमारे शरीर में होते ही रहते हैं, निरंतर जब से हम पैदा होते हैं, जब तक हम हमारी अंत नहीं होता है, तब तक हमारे सेल में कहीं न कहीं म्यूटेशन होता है। इस म्यूटेशन को खत्म करने का, निकालने का, सफाई करने का एक अच्छा मैकेनिज़्म होता है हमारे बदन में। वो मैकेनिज़्म फेल हो जाता है किसी भी कारण, वो फ या म्यूटेशन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ताकि ये हमारे सिस्टम उसको देखभाल नहीं कर सकता है। ये दोनों कोई भी कारण की वजह से ये म्यूटेशन रहते हैं, और ये म्यूटेशन होते क्यों हैं? किसी ने सिगरेट पिया, उसकी वजह से हो सकता है, किसी ने तम्बाकू खाया, उसकी वजह से हो सकता है, किसी का आहार में कमी है,
आहार में कुछ कारण है तो उसके कारण भी ये हो सकता है। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, वो हमारे जीवन शैली से संबंध है। किसी को मोटापा है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, किंतु फेफड़े का कोई बीमारी था या कुछ और था, या बहुत कम जनों में कुछ जीन्स आते हैं हमारे पेरेंट्स के अंदर से और वहाँ से, और वो जीन्स भी कैंसर का कारण हो सकता है। तो कैंसर के जो भी कारण है 60% में पता है हमें, 40% में अभी भी कारण क्या है हम नहीं जानते, साइंस अभी तक नहीं जानता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि म्यूटेशंस हो जाती हैं तो म्यूटेशन जीन्स में होती हैं, तो एक काफी कॉमन कारण होता है जेनेटिक होना कैंसर का। तो कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर हमारे परिवार में किसी को कैंसर है तो क्या जरूरी है कि हमें भी कैंसर हो, या अगर हमारे परिवार में कैंसर किसी को नहीं है तो क्या ये हम समझे कि हम कैंसर से सेफ हैं और हमें कैंसर नहीं हो सकता? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर निखिल, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे हम। तो नंबर 1, कैंसर अगर मान लीजिए 100 लोगों को होता है, उसमें से 5 से 10% ही फैमिली में चलते हैं। सब कैंसर फैमिली में नहीं चलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के फैमिली में एक को कैंसर हो गया है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोगों को कैंसर हो। अगर उनमें कैंसर का जीन है, तो होने की संभावना है बाकी जनरेशन में, वो भी ज़रूरी नहीं है। ओके, तो दूसरा चीज़, ये जो अगर मान लीजिए कि मदर को हुआ कैंसर और ये बच्चे को हुआ, वो कैंसर फैमिलियल कैंसर कहलाता है, वो 5% में होता है। और ये कैंसर खास करके ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कुछ कैंसर्स हैं, ये होते हैं। हर एक कैंसर ये फैमिलियल नहीं होता है। और मान लीजिए कि किसी को, जैसे आपने एंजेलिना जोली का एक स्टोरी सुना होगा, जिसकी वजह से 15 साल पहले जब ये ब्राका जीन का डिस्कवरी हुआ था, उनके अंदर पता चला था। ये इनके स्टोरी एक बार समझना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऐसे लोगों का जब समझते हैं हम लोग, हमें असली बात समझ में आती है। एंजेलिना जोली एक फेमस हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, और उनके मदर को और उनके ग्रैंड मदर को दोनों को ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर हुआ था। और इनके टाइम तक इनको ये पता लग गया था कि जीन्स भी चलते हैं। तो उन्होंने अपने मदर का जब चेक करवाया था, उनके मदर में जीन्स थी। उन्होंने अपना भी चेक करवाया तो उनके अंदर भी जीन्स थी। और उससे ये पता चला है कि वो जीन्स होने के कारण, दो जीन्स थे उनके अंदर, जीन्स होने के कारण उनको ये पता चला, अभाव था कि इनको 60% या 70% चांसेस होने के ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस हैं। जब इन्हें पता चला, इन्होंने अपने बहुत सारे ऑप्शंस में से उन्होंने चुना कि हम लोग ब्रेस्ट निकाल के रिकंस्ट्रक्शन कराएंगे और ओवरीज को निकाल देंगे, ताकि ना ओवेरियन कैंसर हो ना ब्रेस्ट कैंसर हो। और तो यानी कि जिसको फैमिलियल कैंसर होता है, उन्हें क्या करना चाहिए? पहले तो ऑन्कोलॉजिस्ट को संपर्क करें। हर एक को ये टेस्ट, खून का टेस्ट रेगुलरली, रूटीनली नहीं कराना चाहिए। उनको पहले समझना है कि ये टेस्ट का क्या मतलब है। ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव आता है तो क्या मतलब है, और उन्हें क्या करना चाहिए। जब वो समझ में आएगा तभी उनको करना चाहिए, ना कि हर एक को ये कराना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने करा लिया और आप में वो जीन पॉजिटिव आया, क्या आप जिंदगी भर सोचते रहेंगे कि मुझे अब कैंसर होगा, अब कैंसर होगा, खांसी हो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कैंसर तो नहीं हुआ? वो डर के मारे आपके मतलब ये ना बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, वो चीज़ नहीं चाहिए। और कभी-कभी नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने से हम सोचते हैं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई कैंसर नहीं होगा। एकदम उनको कैंसर हो सकता है। यानी कि जीन होते हुए भी कैंसर नहीं हो सकता है, जीन नहीं होते हुए भी कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए अपनी बेस्ट ये है कि स्क्रीनिंग करा लें, टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं चाहिए वो। दूसरा, फैमिलियल कैंसर जहाँ पर भी हो, आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। सवाल नंबर 1, क्या ये कैंसर फैमिलियल या जेनेटिक है? क्या ये कैंसर मुझे भी हो सकता है? क्या ये कैंसर से अगर मैं ये दूसरे कैंसर से मैं बचना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या जाँच कराना चाहिए? क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ये सब चीज़ों का आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बातचीत करें। कोई डरने की बात नहीं, जाके बातचीत करेंगे तो अपना हो जाएगा। और जब भी ये फैमिलियल कैंसर पाया जाता है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, अगर मान लीजिए कि मदर को हुआ
45 ईयर्स में बच्चे को 35 साल या 10 साल नीचे से उनको स्क्रीनिंग और टेस्ट कराना चाहिए, तब से उनको सतर्क रहना चाहिए। 10 साल पहले उनको आ सकता है। ये फेमिलियल कैंसर के बारे में। और जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसे कोई शंकाएं हैं, पूरी फैमिली या उनके मेंबर्स आके बातचीत कर सकते हैं। बड़े खुशी से हम उनको एडवाइस देंगे। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये जेनेटिक का डाउट काफी लोगों को होता है। कैंसर से रिलेटेड काफी स्टिग्मा भी है हमारी सोसाइटी में। पहले के मुकाबले ये चीज काफी चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे लोगों से? बहुत सारे स्टिग्मा है। सो नंबर 1 फेमिलियल के बारे में, क्योंकि हम लोग बातचीत कर रहे थे। मान लीजिए कि किसी फैमिली में मदर को या ग्रैंड मदर को कैंसर था। अब कोई हमारी सोसाइटी में पहले भी इनके फैमिली में कैंसर है, इनसे शादी मत करिए, वो गलत है, वो सही नहीं है। एक को हुआ है इसका मतलब ये नहीं। तो ये गलतफहमी को हटा दें और उनसे बातचीत कर लें। सचमुच फैमिलियल कैंसर है तो आप उसके बारे में जान-पीच करके, बट ये चीज़ें सोशल स्टिग्मा हटा देना चाहिए। दूसरा, कैंसर एक और स्टिग्मा है कि एक बार कैंसर हो गया तो ये जिंदगी भर होगा, ये तो डेथ सेंटेंस है, ये कैंसर कभी ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। कैंसर कैंसर अगर अर्ली स्टेज में शुरुआत में पकड़ा जाए, उसका पूरा इलाज ढंग से किया जाए, तो ये अच्छे हो सकते हैं और एक नॉर्मल जीवन अपना जी सकते हैं। यानी कि ये भी एक गलत। तीसरी गलतफहमी है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। बिल्कुल गलत है। बायोप्सी करने से या ऑपरेशन करने से ये कैंसर नहीं फैलता है। ये गलतफहमी अपने मन से निकाल लें। आप कोई बगैर शंका के आप अपना बायोप्सी या ऑपरेशन करा सकते हैं। ये सवाल करीब हम रोज कम से कम 6 लोगों से यह सवाल सुनते हैं कि अभी तक, और पढ़े लिखे लोग भी ये मानते हैं, क्योंकि एक वो मिथ यानी कि गलतफहमी फैला हुआ है। वो गलतफहमियां ज्यादा फैलती हैं, सच कम फैलता है, और ये अपने मन से निकाल दीजिए। एक और गलतफहमी मैंने बहुत बार देखा है डॉक्टर निखिल, कि ये पेशेंट्स कई बार आके बोलते हैं उनकी मदर को कैंसर की बीमारी है, उनके पास घर में बच्चे भी रहते हैं, और उनकी बहू या बेटी या बेटा आके पूछता है, वो अकेले में आके पूछते हैं, उनकी भी शक जरूरी, मतलब पूछना जरूरी है। डॉक्टर साहब, मेरे मदर को तो कैंसर है, मैं तो उनको इलाज करवा रहा हूँ, बट क्या मेरे बच्चे उनके साथ में रह सकते हैं? क्योंकि उनकी बहुत लगाव है, उनके साथ सो सकते हैं, उनके साथ खा पी सकते हैं। बिल्कुल, ये वाली बीमारी ऐसी नहीं है कि आपके मदर से आपके बच्चों को लगेगा। ये कोई कोविड की बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है। ये बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती है। बगैर कोई संकोच के ये अपने अपने दादी के साथ, नानी के साथ में रह सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं, बल्कि उनको साइकोलॉजिकली अच्छा लगेगा, उनको दूर ना रखें। बच्चों को भी अच्छा लगेगा, उनकी बीमार नानी को या दादी को देखभाल कर रहे हैं। तो ये गलतफहमी भी बिल्कुल हटा सकते हैं। तो ये सारी गलतफहमियां हैं। और कोई है तो आप बता सकते हैं डॉक्टर निखिल, समाज में और कोई ऐसी संकोच है, गलतफहमियां, वो भी हम लोग बात कर सकते हैं। ज्यादा तक तो आपने चीजें कवर कर ही ली हैं। बायोप्सी के बारे में मेरा आपसे आगे सवाल होना था, जो आपने बता दिया है, और ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। मैं भी काफी सारे कैंसर ग्रुप्स में हूँ, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि बायोप्सी करने से तो कैंसर नहीं फैलता, लेकिन अगर आपको कैंसर का कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट में आया है, शक है, और आप बायोप्सी नहीं कराएंगे, तो उसका सही इलाज नहीं होगा, तब वो जरूर फैलेगा। तो उल्टा है, जैसा आप लोग सोचते हैं कि बायोप्सी से फैलेगा, बजाय इसके ऐसा है कि अगर बायोप्सी नहीं कराएंगे तो सही इलाज नहीं मिलेगा, तो आपका कैंसर फैलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो या जो भी बहुत बहुत अच्छा पॉइंट जी बताया डॉक्टर निखिल आपने। ये बिल्कुल सही बताया आपने कि बायोप्सी करने से, उसके पीस को टेस्ट करने से, आजकल जो बायोप्सी करते हैं उसकी तरह तरह की जांचें होती हैं, और सब जांचें अलग अलग टाइम पे आती हैं, एक दिन में एटीएम के जैसा नहीं आती है। एक तरह से बायोप्सी जब करते हैं, ये ट्यूमर के बारे में पूरी की पूरी हमें जानकारी मिलती है ये टेस्टों के द्वारा। करीब करीब ये कह सकते हैं कि ये एक हॉरोस्कोप है ट्यूमर का, और इससे हम लोग को अच्छा सा इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये किस प्रकार का ट्यूमर है, कितना तेजी से फैलता है, और क्या इसकी गुण हैं, ये दवाई किस तरह की दवाई दें इनको,
यानी कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, टारगेटेड थेरेपी देना है, इम्यूनोथेरेपी देना है, किस प्रकार का दवाई देना है। और आजकल टेस्ट इतने एडवांस हो गए हैं कि कैंसर का जीन्स की भी स्टडी की जाती है, कुछ, हर एक में नहीं, कुछ में, और उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम इनको सही इलाज कर सकते हैं। तो बायोप्सी से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बायोप्सी से डरे नहीं। और बायोप्सी अलग-अलग तरीके से होती है, ऑपरेशन से भी हो सकता है, एक छोटा सा पीस निकाल के कर सकते हैं, एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी से या सीटी गाइडेड इनसे निकालते हैं, उससे कोई बीमारी नहीं होगी और उससे कोई इनको कॉम्प्लिकेशन भी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर हैं, तो निसंकोच आप ये करवा सकते हैं। जी, जी, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, कई बार कैसा होता है कि अगर आपने किसी ने कैंसर का डाउट है और बायोप्सी कराई, उसके बाद कैंसर बढ़ा, तो लोगों को लगता है कि वो बायोप्सी से बढ़ा है, लेकिन वो गलत है। कैंसर अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, उसका काम ही है बढ़ना। तो कभी-कभी आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा कैंसर बायोप्सी से बढ़ा, लेकिन वो पहले से बढ़ रहा था, वो उसी स्पीड से अपना बढ़ रहा है, जब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा, तो वो बढ़ता ही रहेगा। तो ये एक बाय चांस वाली चीज़ है, बायोप्सी उसका कारण नहीं होता है। या ऐसे ही ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर निखिल, ऑपरेशन के बारे में भी एक गलतफ़हमी है। अगर इनको ऑपरेशन करेंगे, उसको छेड़ देंगे, होता है। इसका जी, एक मैं समझता हूँ कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है, अगर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अच्छी तरह से ऑपरेशन करें, उसके चारों तरफ की पूरी निकाल दें, तो कई मतलब सही सर्जरी होती है तो कभी नहीं फैलता है। कभी-कभी अनजाने में वो ट्यूमर को काट दिया जाता है। उस समय जो ये सोचते हैं वो गलतफ़हमी वो सही भी हो सकती है। वो गलत सर्जरी होने से होता है, बोन्स में या कहीं पे भी, क्योंकि अनजाने में कहीं उनको पता नहीं होता है कि कैंसर की बीमारी है। हुँ, तो इसीलिए आज के दिन जो पहले बायोप्सी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, पेट स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, बीमारी को अच्छी तरह से, कैंसर की बीमारी को समझते हैं, उसके बाद में ही आगे बढ़ते हैं। सही सर्जरी होता है तो बिल्कुल नहीं होता है, फैलता नहीं है। जी। अच्छा अगला सवाल मेरा है कैंसर प्रिवेंशन के बारे में। अधिकतर हम देखते हैं कि कैंसर लोगों का 3rd स्टेज या 4th स्टेज में पाया जाता है। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं, जिनको हम रेगुलरली करा के कैंसर का पहले पता कर सकते हैं, जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं? या तो कई बार हम लोग बहुत बार देखते हैं कि पेशेंट जब भी आते हैं बड़े स्ट्रेस के साथ में आते हैं, डिस्ट्रेस के साथ में आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये 2 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक थे, अब इनका हुँ, सीटी स्कैन कराया है, इनका लिवर में सब जगह पहुँचा, हमें पता ही नहीं चला, कोई सिम्पटम ही नहीं था, ये ऐसे कैसे हुआ? ऐसे एक नहीं अनेक आते रहते हैं और ये बहुत आम बात है। कैंसर की एक खूबियत है और वो है कि जब छोटा होता है, कोई सिम्पटम नहीं होता है। बड़ा होता है तो भी कोई सिम्पटम नहीं होता है जब तक वो एक ऐसी जगह हो जहाँ सिम्पटम का कारण कर सकता है। मान लीजिए कि वो जीभ में है, वो तो दिख जाता है। गाल में है तो वो तो दिख जाता है। थन में है वो भी फ़ील कर सकते हैं। गले में है वो भी फ़ील कर सकते हैं। पर वही चीज़ ये लंग में है, अंदर पेट में है, वो पता भी नहीं चलता है, लिवर में है, पता भी नहीं चलता है। वो कोई उसको सिम्पटम भी नहीं होते हैं। जब बड़ा हो जाता है, वो खाना खाने में दिक्कत करता है या भूख नहीं लगती है या जॉन्डिस हो जाता है, तभी पता चलता है। इसीलिए बहुत सारे लेट पाया जाता है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है कैंसर। जिसके कारण ये, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? विदेश में ख़ास करके कई कैंसरों का, क्योंकि वहाँ पर कैंसर बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम किए गए हैं और कुछ ख़ास कैंसर्स हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, गायनिकल मतलब सर्वाइकल कैंसर है और जो मुँह का कैंसर है, कोलन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, इन सब की स्क्रीनिंग भी होती है। और स्क्रीनिंग मतलब एक जनरल चेकअप के साथ में स्क्रीनिंग होती है, अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग स्क्रीनिंग, तो अलग-अलग एज पे वो इसके बारे में अलग से बातचीत कर सकते हैं। एक स्क्रीनिंग है, अपने आप की जाँच करवा लें कि कोई बीमारी तो नहीं है, एक। और मैं यहाँ कहूँगा इंडिया में हम लोग हर एक जने जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, गाड़ी के चेकअप कराते हैं, वैसे ही अपने आप का भी चेकअप करें। आप भी तो एक मशीन जैसा हो, जो भगवान ने बनाया है, आप भी एक मशीन हो, आपको भी पेट्रोल के जैसे खाना-पीना होता है और वो भी अच्छा होना चाहिए। पेट्रोल में आप चीनी मिला के या नमक मिला के डालिए गाड़ी में, क्या होता है? पूरा खराब हो जाएगी गाड़ी आपकी। ऐसे ही जो हमारा आहार है, सही तरह से हम लोग खाएँगे और उसको मेंटेन करेंगे और उसको एक्सरसाइज़ देंगे, उसका वज़न ठीक रखेंगे, इस बॉडी को हमारे को अच्छी तरह से मेंटेन करना हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है।
भगवान ने दिया है हमारा, ये हमारा नहीं है। हम लोग ये नहीं सोचे कि ये मेरा है, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता है। इसको अच्छी तरह से मेंटेन करना है, अच्छा आहार देना है, व्यायाम देना है, ठीक से रखना है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, तभी हम लोग इस लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। और ये लाइफस्टाइल, मेन इज लाइफस्टाइल। वेजिटेरियन डाइट, मतलब वेजिटेरियन वेजिटेबल्स खा लें, और ज़्यादा मांस मच्छी कम खाएं, कम से कम खाएं, तंबाकू और अल्कोहल कम से कम लें, और एक्सरसाइज अच्छी तरह से करें, वजन रखें। और जो लेडीज हैं, जब बच्चे होते हैं उनको जितना हो सकता है उतने तक ब्रेस्ट फीडिंग करें। और बच्चे जब भी शादी करते हैं, शादी करने के बाद में जितना जल्दी अपनी फैमिली कर सके ज़्यादा अच्छा है। ये देखा गया है कि लेडीज में अगर लेट शादी करते हैं, लेट बच्चे करते हैं, कम बच्चे होते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि अपने प्रिवेंट भी करें, स्क्रीनिंग भी करें। बाकी कैंसर है या नहीं है, ऐसा कोई, कई लोग पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्लड टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कैंसर तो नहीं है, जैसे शुगर का करते हैं वैसे। मेरे ख्याल से अगले 2 से 5 साल तक ये आना चाहिए। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च चल रहा है। कैंसर की प्रॉब्लम ये है, जैसे कोविड टेस्ट कराया आपने, तो कोविड है कि नहीं पता चल जाता है, क्योंकि कोविड एक ही ऑर्गेनिज्म है। कैंसर कई तरह के हैं, कई अंग में है, कई बहुत सारे रूप हैं उसके। कितने सारे टेस्ट करेंगे तब जाके पता चलता है कि कौन सा कैंसर है या नहीं है। ये प्रॉब्लम है कैंसर का। एक टेस्ट से आप लंग कैंसर का, कोलन कैंसर का, सब कैंसर का पता नहीं कर सकते हैं। बट कुछ टेस्ट आने वाले हैं, उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, हो सकता है आगे चल के आए। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड आउट एनीथिंग डॉक्टर निखिल, बिकॉज आपने कुछ पूछा होगा, हम तो बोलते गए कुछ ना कुछ। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। ब्लड हाँ, टेस्ट में ज्यादा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, लेकिन एक जो सीबीसी है, उससे अगर ब्लड का आपका कोई कैंसर है रिलेटेड, उसके बारे में जरूर पता चल सकता है। मेरा हाँ, जैसे खुद का ही मेरा एक एग्जांपल है। मैं जब 26 साल का था, मैं बिल्कुल स्वस्थ था, मेरा लाइफस्टाइल भी अच्छा था, कोई सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे। लेकिन मैं अपना करीब करीब साल में एक रेगुलर टेस्ट कराता था, तो उस टेस्ट में ही मेरे एबनॉर्मल रिजल्ट आए, और मुझे सॉरी आगे फिर मैंने फर्दर टेस्ट कराए जिनसे ब्लड कैंसर कंफर्म हुआ। तो जैसा सर ने बताया, मेनली वही सारी चीजें हैं। बस एक सेकेंड, जरूरी जरूरी है कि आप लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, और अपने कोई भी सिम्टम है उनको इग्नोर नहीं करें। जब भी आपको कोई सिम्टम आए, अगर कोई सिम्टम परसिस्ट कर रहा है आपका हफ्ते तक या 5-6 दिन तक, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और आगे जो सिम्टम होगा अकॉर्डिंगली वो आपको टेस्ट बताएंगे, वो टेस्ट कराएं। अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। जैसा सर ने कहा कि जैसे आप अपने व्हीकल्स का, बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का भी पूरा ध्यान रखें। या एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप भी अपना थोड़ा पानी पी के गला ठीक कर लीजिएगा। तो जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया, हमारे को ये कैंसर को काफ़ी प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ कैंसर्स हैं जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वो है लिवर कैंसर। लिवर कैंसर हेपेटाइटिस बी के बाद में होता है, हेपेटाइटिस सी के बाद में होता है। अगर हेपेटाइटिस बी के लिए आप वैक्सीन लेंगे, आप उस कैंसर से बच जाएंगे। दूसरा, जो लेडीज में सर्वाइकल कैंसर होता है, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। और वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो औरतों को आता है, वो संक्रमण के कारण, सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण आता है। और वो जब सेक्सुअल एक्टिविटी का हो जाना शुरू के बाद में उनको इन्फेक्शन हर एक औरत को हो ही जाता है। होने के बाद में ये वायरस की जो इम्यूनिटी की अच्छी अगर होती है, तो वो वायरस ज़्यादा बढ़ता नहीं है। कोई न कोई कारण वो वायरस रह जाता है, वो क्रॉनिक इन्फेक्शन करता है, और हज़ारों में से एक को ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो ये वैक्सीन अगर इसके लिए अवेलेबल है, जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बोलते हैं, वो लेने से ये बिल्कुल बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और वो वैक्सीन तब लेना चाहिए, खास करके लड़कियों को, शादी से पहले, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने के बाद में उनको इन्फेक्शन तो हो ही जाता है, फिर ये वैक्सीन काम करने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए उनको इससे पहले 16 साल, 18 साल, इस समय 13 साल से 16 साल तक इनको वैक्सीन लगा सकते हैं। इसके कोर्स होती है 3 इंजेक्शन का, उससे उनकी लाइफ लॉन्ग इनको इम्यूनिटी होती है। और यही वैक्सीन मुंह का कैंसर और दूसरे कैंसर्स को भी
आप वो बचाता है। तो ये 2 वैक्सीन है, ये करने से आप लोग काफ़ी इसमें अच्छे मतलब करेंगे। दोनों वैक्सीन के बारे में, बच्चों के बारे में करें। और जो प्रिवेंशन के लिए बताया गया है, जितने भी हैं, अच्छा आहार ये बचपन से शुरू होना चाहिए। आप कभी भी शुरू करें तो भी ठीक है, बट बचपन से शुरू करेंगे तो इनको लाइफ लॉन्ग कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऑर्गेनिक लाइफ जिए, केमिकल लाइफ नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सकता है हर केमिकल से दूर रहें, जो भी केमिकल है, चाहे किस चीज़ में है, क्योंकि हो सकता है कि हमें आज पता नहीं है कि ये कैंसर करता है। हो सकता है 10 साल के बाद में पता चले, जब तक आप 10 साल उसको यूज़ कर चुके हैं। तो इसलिए जब जितना भी हो सकता है उतना ऑर्गेनिक रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैंसर प्रिवेंशन के बारे में आपने लगभग सब कुछ बता ही दिया है। अगला मेरा सवाल है कैंसर के इलाज के बारे में। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर कैंसर हो गया, तो उसके आगे हमारा जीवन खत्म हो गया और हम उससे बच नहीं सकते। तो आधी जंग तो लोग तभी हार जाते हैं जब वो कैंसर से डर जाते हैं। तो इसके या बारे में थोड़ा आप बताइएगा। या सो जब कैंसर हो जाता है उसके बाद में जब ऑन्कोलॉजी, पहली बात कैंसर का जो इलाज करना चाहिए उनको, हर जना इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि हर डॉक्टर को इसके बारे में इलाज मतलब जानकारी नहीं होती, इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। मैं आपको ये बता दूं, मैंने 30 साल पहले जो मैंने ट्रेनिंग सीखा है, उसके बाद में इतने सारे चेंजेस हैं। कई प्रैक्टिसेस हमने बंद किए हैं और कई नई प्रैक्टिस लेना पड़ता है, और रोज रोज इसके बारे में पेपर और रिसर्च निकलते रहता है। इसमें इतना बदलाव आता है, इतना बदलाव आता है कि एक ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट लंग कैंसर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आप ये देखिएगा तो आप हमेशा ऑन्कोलॉजी टीम से कराइएगा। और आजकल का जो मैनेजमेंट होता है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट से नहीं होता है, वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर साहब, रेडिएशन करने वाले डॉक्टर साहब, मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी देने वाले डॉक्टर, और साथ साथ में जो डायग्नोसिस करते हैं रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये सब मिल करके एक टीम बन के ये डिस्कस करते हैं, तब जाके बनता है। इसे बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी बोर्ड या टीमो बोर्ड। ऐसे जगह पर मतलब अच्छी तरह से कंसल्टेशन आपको चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि आप चले गए डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने बोला आप ऑपरेशन करा लो, फिर दूसरे डॉक्टर से आपने पूछा, उन्होंने बोला कि आप पहले कीमोथेरेपी कराओ। दोनों ही हो सकता है अलग अलग ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों ने अपनी अपनी ओपिनियन दी है। अगर दोनों ही बैठ करके बात करके आपके लिए कौन सा अच्छा है बात करेंगे तो ठीक है। तो यानी कि आप भी एक इंसिस्ट करेंगे कि हमें हर के मिलके मेरे को एक यूनिफॉर्म डिसीजन या ट्यूमर बोर्ड का डिसीजन मुझे चाहिए, आप बोलेंगे तो करेंगे। बट हर कैंसर सेंटर में ट्यूमर बोर्ड तो होता ही होता है। या उससे क्या होगा कि एक बायस होता है। अगर मैं सर्जन हूँ, मैं चाहूँगा भाई मेरा ट्रीटमेंट पहले ले ले, बाकी ट्रीटमेंट बाद में कर ले, तो एक बायस वो भी निकल जाता है। पेशेंट के हित में जो है, पेशेंट के लिए जो ज़्यादा फायदेमंद है, वही ट्रीटमेंट इनको देना चाहिए। और दूसरा, आजकल जो ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कई तरह के इलाज हैं, कई तरह के इलाज, और इन सबका सीक्वेंसिंग होता है ABCD के जैसा। कभी बी पहले आया, कभी सी पहले आया, कभी ए पहले आया। किसमें क्या पहले करना चाहिए, किसमें क्या करना चाहिए, ये ट्यूमर के ऊपर, स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, और कभी-कभी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी। जो 40 साल की उम्र में हम लोग ट्रीटमेंट करना चाहेंगे, वो 80 साल के मरीज में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी कंडीशन में बहुत अभाव, बहुत फ़र्क है। ऐसे ही एक बच्चे में और बड़े में, एक बूढ़े में फ़र्क होता है। और कभी-कभी ट्रीटमेंट बहुत महँगा होता है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से भी देना पड़ता है, यानी कि ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअलाइज़्ड डिसीज़न है। और कुछ ट्यूमर्स ऐसे भी हैं जिनका बहुत सारे टेस्ट होने के बाद, जैसे लंग कैंसर मान लीजिए, लंग कैंसर अभी ये देखा जाता है कि कम से कम 15-20 तरह का है। एक कैंसर नहीं है लंग कैंसर, 15-20 तरह के अलग-अलग बीमारियाँ, मतलब आप ये भी समझते हैं कि 15 तरह के लंग कैंसर, 15 तरह के ट्रीटमेंट। अब इनमें कौन-सा ट्रीटमेंट किसको देना है, वो टेस्ट के ऊपर होता है। वो उस टेस्ट को आने में 15 से लेके 20 दिन तक, कभी-कभी 1 महीने तक टाइम लगता है। इस टाइम में जब हम लोग टेम्परेरी कुछ चाहिए तो करेंगे, और वो रिपोर्ट के बाद ही तय किया जाता है कि इनको कीमोथेरेपी लगना है, इस किस तरह का टैबलेट्स मिलना है, क्या टारगेटेड थेरेपी देना है, ये तय हो जाता है। सो ये ट्रीटमेंट के बारे में एक सिंपल सा मतलब बताया मैंने। ये इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, और सब लोग कन्फ्यूजन हो जाता है
कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिएगा। जब सेकंड ओपिनियन के लिए जाएंगे, आप अपने सवाल को तरीके से लिख लीजिएगा, आपके क्या क्वेश्चंस हैं। और जब भी ट्रीटमेंट कराएंगे, पैनिक में ना कराएं, अच्छी तरह से सोच समझ के कराएं। आप गाड़ी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, कितना रिसर्च करते हैं? कभी एकदम किसी स्टोर में चले गए, आपने फ्रिज, उसने बोला खरीद लिया, ऐसा तो नहीं होता है। आप 10 जगह पूछेंगे, 10 जगह कंपनी के बारे में पता करेंगे, दाम के बारे में पता करेंगे, हमें कौन सा चाहिए पूछेंगे, कहाँ फिट होता है बताएंगे, कौन सा रंग चाहिए। इसी तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट का भी अच्छी तरह से जांच परख करके सेकंड ओपिनियन लेके आप कर लीजिएगा। कई बार ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि एक डॉक्टर साहब गलत हैं, दूसरे सही है, ऐसा नहीं है। उसके करने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक ने आपको एक तरीका बताया, दूसरे ने दूसरा तरीका बताया। आपके लिए जो लागू है वो तरीका समझ के आप उसको अमल कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने अभी बताया, हाल ही में हमारे एक रिलेटिव हैं, उनको लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ और बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। उनके इन्वेस्टिगेशंस होते-होते फाइनल ट्रीटमेंट में करीब-करीब 1 महीना लग गया और वो लोग काफ़ी परेशान और विचलित हो रहे थे। पहले तो कैंसर से परेशान थे, फिर उसको जैसे-जैसे एक्सेप्ट किया तो ट्रीटमेंट डिले की वज़ह से और ज़्यादा परेशान हो गए और फिर अगेन हमने सेकंड ओपिनियन लिया, ट्यूमर बोर्ड किया तो फाइनल उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। तो यही सेम मैसेज है मेरा लोगों को कि आप लोग हिम्मत रखिए, बहुत डिफ़िकल्ट एक जर्नी है, फाइट है, लेकिन जितना आप हिम्मत रखेंगे उतने ज़्यादा आप बेटर डिसीज़न ले पाएँगे, उतने ज़्यादा आप समझ पाएँगे जो डॉक्टर आपको समझाना चाह रहे हैं और ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट भी काफ़ी ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो। या तो इस टाइम में एक एक सवाल और उठता है डॉक्टर निखिल, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर साहब 1 महीने में तो कैंसर फैल जाएगा। जी, और ये एक अच्छा सवाल है, कोई डाउट नहीं है। इनके लिए एक ही जवाब मेरे पास है और सभी ऑन्कोलॉजिस्ट यही कहते हैं, ये कैंसर कल-परसों नहीं हुआ इनमें। ये कैंसर काफ़ी समय से इनमें है, काफ़ी सर काफ़ी समय से है और कभी-कभी हमें इसके लिए वेट करना पड़ता है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन करने वाले बीमारी को हम लोग गलती से कीमोथेरेपी दे दें तो गलत होगा हुँ, ना? अगर गलत होगा। जिनको जिनको एक टैबलेट से ठीक कर सकते हैं, उनको कीमोथेरेपी दे दिया, वो भी गलत होगा ना? तो ये जानकारी करना ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ये तेज़ी से कैंसर फैलता है, बहुत सिम्पटम्स होती हैं और इस समय अगर 1 महीने का टाइम वो पेशेंट रुक नहीं सकते हैं फिज़िकली, उनको हम कोई न कोई इलाज शुरू करते हैं हुँ, और इलाज शुरू करने के बाद में जब तक वो ठीक होते हैं, फिर उसके बाद में रिपोर्ट आता है। अगर ज़रूरी है समझते हैं हम लोग इलाज करना उसी टाइम ज़रूरी, तो करेंगे, नहीं तो हम लोग वेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल। चीज़ अगर कोई परेशानी हो रही है मरीज़ को तो पेशेंट को डॉक्टर को बता दें और वो कुछ टेम्परेरी इलाज कुछ तो कर सकते हैं, कैंसर का जी। या जो भी कर सकते हैं। जी हाँ। तो जैसे अभी हमने ट्रीटमेंट का डिस्कस किया तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कीमोथेरेपी के तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो इस बारे में कुछ लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि हम योगा और आयुर्वेद से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कैंसर को ठीक कर सकते हैं। तो क्या ये सही है या ये गलत अप्रोच है? ओके। सो देखिए आयुर्वेदा एक बहुत बड़ी साइंस है। हम इसको मानते हैं कि बहुत अच्छा साइंस है। पर जब आयुर्वेदा शुरू हुआ था, उस समय शायद आदमी और औरत में कैंसर की बीमारियाँ बहुत कम थी। उसके लक्षण शायद नहीं थे क्योंकि कैंसर एक मॉडर्न बीमारी है। ये उन दिनों में राम और कृष्ण के टाइम में कैंसर का कोई ज़िक्र नहीं होता था। बीमारियों का ज़िक्र ज़रूर हुआ होगा बट उन दिनों में ये कैंसर नहीं होता था। तो इसीलिए मेरे ख़्याल से आयुर्वेद में या दूसरे साइंस में इतना कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में नहीं है। उसकी शायद समझ में इसीलिए ये कहना कि वो सब कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं शायद मतलब सही नहीं होगा और दूसरा अगर है तो भी रिसर्च नहीं हुआ। और मैं ये भी कहूँगा कि आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हो सकता है कि कैंसर को ठीक कर दें। बट उसके बाद में हमें रिसर्च चाहिए। जैसे आपने अभी देखा है कोविड के टाइम में कई क्लेम्स आए थे कि ये दवाई खाएँगे तो कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। ये जो 2 साल पहले ये एक तरह से एक कुछ लोगों ने काफ़ी मान लिया था। मैं उन्हीं से ये पूछना चाहूँगा कि उन दवाइयों ने क्या कोविड को रोक लिया है?
वो सवाल अगर उनसे पूछे, दिल के ऊपर हाथ रख के बोल दे, नहीं जी ये नहीं था। सेम चीज़ इधर भी लागू है। कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि फ़ायदा करता है, उसके बारे में रिसर्च चाहिए, उसके बारे में प्रूफ चाहिए। जैसे अभी कोविड का वैक्सीनेशन के बारे में प्रूफ हो गया है कि ये फ़ायदा करती हैं, इन्फेक्शन कम करती हैं। यस, साइड इफ़ेक्ट होती है, वो अलग बात है। बट ये सब चीज़ें साइंस के प्रूफ चाहिए। एक प्रूफ होने के बाद में ही कर सकते हैं, ऐसा प्रूफ इनमें नहीं है। और आपने एक और सवाल पूछा था आयुर्वेद के बारे में, इसके बारे में योगा। योगा। योगा कैंसर मतलब योगा बॉडी को फिट करता है। योगा कैंसर को ठीक नहीं कर सकता है, बट आप कैंसर का ट्रीटमेंट कराते कराते योगा करेंगे, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपके साइड इफेक्ट कम रहेंगे, आपको आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपके बदन में ज़्यादा अच्छे इम्यूनिटी आएगी। ताकि ये आप योगा बिल्कुल करिएगा। अगर आयुर्वेद की कोई दवाई है जो नुकसान नहीं करती है और लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो दवाइयों से इंटरेक्शन शायद नहीं होता होगा। बट उनके ऊपर डिपेंड ना करें, गलतफहमी का शिकार ना हो, और आप आजकल के जो मॉडर्न साइंस है उसको ले लीजिएगा। ये एक गलतफहमी और है कि भाई जड़ी बूटियों से ठीक हो जाएंगे हम, ये कैंसर की बीमारियों से खराब होंगे। कीमोथेरेपी जब देते हैं साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। ये क्योंकि ये एक जहरीली दवाई है और जहर कैंसर के लिए है, और हमारे नॉर्मल सेल को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा होता है टेम्परेरीली, और वो बाद में ठीक हो जाते हैं। कैंसर सेल मर जाते हैं और नॉर्मल सेल ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए साइड इफेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं। जब साइड इफेक्ट को अच्छी तरह से समझ के उसको मैनेज करके ओवरकम करेंगे, 4-6 महीने में ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है ना, चाहे वैसे सेम वे रेडिएशन, सेम वे ऑपरेशन के बाद में भी। अच्छा, आयुर्वेदा के बारे में एक चीज मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी को कैंसर हो जाता है और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साथ में अगर आप कोई आयुर्वेदा की मेडिसिन या कुछ लेते हैं या लेना चाहते हैं, तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को जरूर बताएं। अगर उससे रिलेटेड उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसका कोई इंटरेक्शन है या आपके ट्रीटमेंट में कोई नुकसान हो सकता है, तो वो उसको समझ के आपको एडवाइस कर सकते हैं। कई सारी आयुर्वेदा की जो मेडिसिन हैं, उनमें हैवी मेटल्स पाए जाते हैवी हैं, जैसे मेटल लेड, मरकरी। तो उनसे जैसे सर ने बताया कि कीमोथेरेपी टॉक्सिक होती है, तो वो लिवर, किडनी, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तो अगर आप आयुर्वेदा की या कोई भी चीज ज्यादा ले रहे हैं मात्रा में, जिसमें हैवी मेटल्स हैं, तो वो भी आपके लिवर, किडनी को साथ में नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। यस, और कुछ हाँ स्टेरॉइड्स भी कई प्रिपरेशंस होती हैं। जी। स्टेरॉइड्स भी उसको प्लांट स्टेरॉइड्स होती हैं, कुछ में एनिमल स्टेरॉइड डालते हैं। तो वो चीज़ों से भी बच के रहना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सही बताया कि हेवी मेटल से बचें, क्योंकि वो बोन मैरो को खराब कर सकती है, खून जी, की कमी हो सकती है उनमें। तो मेरा भी जब ट्रीटमेंट चल रहा था कैंसर का, तो बहुत लोगों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने काफी चीजें सजेस्ट की। तो उस समय इन चीजों के बारे में थोड़ा मैंने सर्च किया था। तो अच्छा, अगला सवाल हमारा कैंसर के मिथ के बारे में ही है। बहुत लोग कहते हैं कि शुगर खाने से कैंसर हो जाता है, या अगर कैंसर है तो वो बढ़ जाता है। और इसका मेन कारण लोगों का ये कहने का है, क्योंकि जो हम पेट स्कैन करते हैं, उसमें हम एक शुगर शुगर मॉलिक्यूल यूज करते हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल से कैंसर बढ़ता है, इसीलिए पेट स्कैन में शुगर यूज किया जाता है। तो इसके नहीं, बारे में आप ओके। क्या तो बताएंगे? नंबर वन, हम जो भी खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, अल्टीमेटली वो शुगर बन के हमें एनर्जी देता है। उस सेल के अंदर शुगर ही बनता है, और इसके जी बाद में ही एनर्जी आता है। और शुगर से कैंसर होता है, एक एक गलतफहमी है। शुगर से हमें एनर्जी मिलती है, वो सही है। अगर हम लोग ज़्यादा शुगर, एक्चुअल चीनी खाएंगे या मीठा चीज़ बहुत ज़्यादा खाएंगे, हमें एनर्जी तो मिलती है, उसके साथ साथ में ये शुगर बाद में एक्सेसिव शुगर बॉडी फैट में कन्वर्ट होता है, जी वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, जिसके कारण कैंसर होता है। यानी कि ज़्यादा शुगर खाने से कैंसर होता है, इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बॉडी वेट के कारण, ओबेसिटी के कारण ये हो सकता है। और तो ये मतलब शुगर नहीं खाने से कैंसर ठीक हो जाता है, वो एक मिथ्या है, वो एक गलत फहमी है। जी अगर ये शुगर आप बंद करें, कई पेशेंट्स हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने चीनी खाना बंद कर दिया है, दूध लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उससे कैंसर होता है। अगर दूध से कैंसर होता है, हर जानवर जो दूध के ऊपर निर्भरित है,
हर जानवर को और हर एक इंसान को कैंसर होना चाहिए था अभी तक, ठीक है? तो वो नेचर में नहीं होता है, ये आदमियों में कैंसर ज़्यादा होता है, अब जंगली जानवर में नहीं होता है कैंसर, और ये पालतू इनमें होता होगा, बट ये जानवर में कैंसर नहीं होता है, दूध पीते हैं वो। तो दूध से कैंसर होना, दूध भी वैसे ही इनडायरेक्टली अगर ज़्यादा दूध, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे तो जाके ओबेसिटी हो सकती है, फैट बन सकते हैं, और उसके कारण कैंसर हो सकता है, वो अलग है। बट लिमिटेड मात्रा में दूध एंड चीनी लेंगे, आपको कैंसर होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आजकल बहुत लोग कैंसर के मरीजों का फायदा उठाने लग गए हैं। कुछ है समाज में ऐसी चीजें, तो बहुत लोग कहते हैं कि आपको चीनी से कैंसर हो जाता है तो आप गुड़ खा लीजिए, और वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें चीनी की जगह वो गुड़ डाल के बेचते हैं और बहुत महंगे रेट पे बेचते हैं, और इस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं। तो इस चीज का आप लोग समझिए, जैसा सर ने कहा, आप कुछ भी खाएंगे, चाहे आप गुड़ खाएं, चाहे रोटी खाएं, चाहे हनी खाएं, वो सब अल्टीमेटली शुगर में ही कन्वर्ट होता है। तो अगर शुगर से कैंसर होता तो उन सब चीजों से होगा, लेकिन ये गलत थॉट है। तो या इसी टाइम में मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारे आजकल बहुत सारी चीज़ों में केमिकल्स जाने अनजाने आ जाते हैं, जहाँ केमिकल्स का मिक्सचर होता है उसको अवॉइड करें, अच्छी तरह से सोच समझ के नेचुरल जितना रखें फूड को, वो अच्छा रहेगा। मीट के बारे में भी प्रोसेस्ड मीट बोलते हैं, उसका पूरा मतलब कीमा बनाया जाता है, उसके बाद में उसको प्रोसेस करके उसको प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उसको रैप करते हैं, जैसे सॉसेजेस वगैरह बनते हैं, वो सब हानिकारक है। WHO ने कहा है कि इससे कैंसर ज़्यादा होता है। अगर जो मांसाहारी है, जो फ्रेश मीट या चिकन खाते हैं, फ्रेश ले लीजिएगा, ना कि ये स्टोर्ड या इसके प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। ऐसे ही प्रोसेस्ड फूड जो केमिकल्स में मिलाया हुआ है, उन सबको आप अवॉइड करें। जो भी लेना है आप फ्रेश बगैर केमिकल्स के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो आपने बताया स्टडी आई थी जिसमें जो प्रोसेस्ड मीट है उनमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, और उससे स्टमक कैंसर और कोलोन कैंसर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड दूसरा एक सवाल है, पेट स्कैन के बारे में लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि शुगर, मतलब उनका ऐसा मानना है कि शुगर से कैंसर बढ़ता है, तो जब पेट स्कैन कराते हैं उसमें हम शुगर देते हैं तो पेट स्कैन से भी कैंसर बढ़ जाता है, तो वो नहीं, भी नहीं, नहीं, पेट स्कैन गलत में थॉट है। नहीं, पेट स्कैन में कोई शुगर नहीं देते हैं। शुगर नहीं देते हैं। शुगर नहीं देते हैं। पेट स्कैन जी। में एक रिएजेंट देते हैं, एक न्यूक्लियर मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन जहाँ पर मेटाबॉलिज्म, देखिए ऐसे है ना, हमारे नॉर्मल सेल और कैंसर सेल, हम लोग पेट स्कैन क्यों करते हैं? कैंसर पता करने के लिए। और कैंसर कैसे पता करते हैं? कि वहाँ पर मेटाबॉलिज्म यानी कि जल्दी-जल्दी बढ़ोतरी होती है ना कैंसर, आपको मैंने शुरू में बताया था कि कैंसर 1 से 2 जो बनते हैं वो मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है। जहाँ-जहाँ कैंसर है वहाँ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। जो पेट स्कैन का जो है वो एक ड्रग होता है जहाँ पर वो ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज्म, और जहाँ मेटाबॉलिज्म होता है वो ग्लूकोज़ का यूटिलाइज़ेशन होता है। और वहाँ पर ये दवाई जाके रुक जाता है, वहाँ से निकलता नहीं है। और जब स्कैन करते हैं वहाँ पर एक पीले तरह का एक लाइटिंग आती है जिसको हम लोग मेजर करके डिटेक्ट करते हैं, उस तरह से पता करते हैं। सो इसमें कोई शुगर नहीं दिया जाता है, जो बॉडी में ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है, और वो ग्लूकोज के ऊपर, आपको बताया ग्लूकोज के बगैर कैंसर सेल भी मर जाएंगे, हमारे नॉर्मल सेल भी मर जाएंगे। मर अगर जाएंगे। ग्लूकोज नहीं देंगे ना हार्ट काम करेगा ना दिमाग काम करेगा आपका। तो ये समझिएगा, ऐसे ऐसे ना करें, ग्लूकोज के बारे में गलतफहमी हटा दें, पेट स्कैन में कोई शुगर नहीं देते हैं। तो हमने कैंसर से रिलेटेड जो भी जरूरी और बेसिक चीजें हैं वो सारी डिस्कस कर ली हैं। एक फाइनल मैसेज आपका क्या है लोगों को कैंसर के बारे में? या तो फाइनल मैसेज से पहले मैं पेट स्कैन के बारे में एक और जी। छोटा सा, क्योंकि कई लोग पूछते हैं, जैसे अभी जी। पेशेंट आया हमारे पास, उनका पेट स्कैन कर लिया, उनको कैंसर पता लग गया, उनका बेटा तुरंत पूछते हैं डॉक्टर साहब आप मेरा भी पेट स्कैन कराइए, मैं भी जानना चाहता हूँ मेरे अंदर कैंसर तो नहीं है। आप पेट स्कैन को एक स्क्रीनिंग के जैसे इस्तेमाल ना करें। उसको ये मत समझिए कि मैं जाके चेस्ट टेस्ट कराऊंगा और मैं पेट स्कैन कराऊंगा, मुझे पता चल जाएगा कि कैंसर तो है कि नहीं, और मुझे अगर पेट स्कैन ठीक है तो कैंसर नहीं है। वो बिल्कुल गलत है।
आप ये मत सोचें कि पेट स्कैन करने से कैंसर है या नहीं, वो तो उनमें पता चलता है, बट आप एक नॉर्मल आदमी में जो सिम्टम है उनको नहीं कराना चाहिए। जिनको प्रॉब्लम है, कैंसर का शक है, वही करा लें। उसके बाद में जो मैसेज है कैंसर के बारे में, तो कैंसर के बारे में एक मतलब अच्छी तरह से जानकारी कर ले, जागरूकता रहे, और हमेशा खास करके लेडीज को मैं ये एक सलाह दूंगा, अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट कैंसर एक नंबर 1 कैंसर है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे देश और विदेश में। और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ का लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज हुआ है। और इसका एक मुख्य कारण है हमारी छोटी फैमिली नॉर्म, यानी कि 2 बच्चे, 1 बच्चे या बच्चे ही ना हो, ये सब चीज़ें हमारे सोसाइटी में आ गई हैं। उसको हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जब 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे होते थे, उस समय ब्रेस्ट कैंसर कम होता था। अब बच्चे देर से होते हैं, बच्चे कम होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, ये सब के कारण ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो गया है। और उनको सिर्फ सबसे पहले उनको एक चेक कर लेना चाहिए कि उनको ब्रेस्ट लंप तो नहीं है। हर महीने में हर औरत 25 साल के बाद में अपने आप ब्रेस्ट को और बगल में एक्जिला में दोनों जगह अच्छी तरह से चेक कर ले। निपल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेस्ट में कोई देखने में कोई डिम्पल तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं है, गर्दन में, ये सब चेक कर ले। और चेक करने से कुछ भी अगर ऐसा हुआ, एक अपने गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे चेक करवा लें, ये एक बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत लोग अपने मुंह के अंदर कोई छाला हुआ, कहीं पे भी हुआ छाला, जो काम ठीक नहीं हो रहा है, कोई स्वेलिंग है, चाहे वो दर्द नहीं हो रहा है, अपने आप चेक करके फिजिकली करा ले, अपनी स्क्रीनिंग करा ले, अपनी एक रूटीन टेस्ट करा ले। गाड़ी जब टायर खराब नहीं होते हैं, बैटरी खराब नहीं होता है, पूरा इंजन ठीक है कि नहीं, गाड़ी की जब सर्विस होती है, सबकी चेकिंग होती है। ऐसे ही सालाना एक अपना ही चेकिंग करवा ले। हर आदमी, हर औरत अपना चेकिंग करवा ले। औरतों को खास करके ब्रेस्ट और गायनी एग्जामिनेशन ज़रूरी करना चाहिए। सिर्फ टेस्टों के द्वारा नहीं पता चलता है। आप एक अच्छी तरह से डॉक्टर के साथ में फिजिकल चेक वो खुद करें, अच्छी तरह से जांच कर लें, पेट, ब्रेस्ट, लंग्स, और मैंने कहा इवन इन एल्डरली पीपल प्रोस्टेट के एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, ये सब करें, तो जाके आपकी अच्छे से जांच होती है। और ये जांच साथ साथ में जो भी आप एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट कराएंगे, इससे आपको जानकारी मिलेगी। दूसरे कुछ गलतफहमियां अपने मन से निकाल लें कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता है। कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है। कैंसर से आप बच सकते हैं, कैंसर का रिस्क आप कम कर सकते हैं। अपना हेल्दी लाइफस्टाइल्स, टोबैको ना लें, अल्कोहल कम से कम करें और हेल्दी लाइफस्टाइल करें, एक्सरसाइज अच्छा करें, बॉडी वेट मेंटेन करें, हाई रेफेज ले लीजिएगा। इनसे आप कैंसर से आप बच सकते हैं। कोई सिम्टम हो, आप तुरंत डॉक्टर साहब के पास में जाके जांच करा लीजिए। कोई भी सिम्टम हो जो कि आपको पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर इलाज से मतलब ठीक नहीं हो रहे हैं, उसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, एक संपर्क करें, ये कैंसर तो नहीं हो रहा है, वो जाके करवा ले। और जब भी कोई फैमिली कैंसर हो, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी करें। कैंसर एक ट्रीटेबल डिजीज है, क्योरेबल डिजीज है। डायबिटीज और हार्ट के जैसा नहीं है जो सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसर एक क्योरेबल भी है और कंट्रोलेबल भी है, ट्रीटेबल भी है, ये जान ले। और सब ये जानकारी अब मैं चाहता हूँ कि सब आप अपने आप दोस्तों से बातचीत करें, जैसे कोविड के बारे में बात करते हैं, ऐसे कैंसर के बारे में जान ले, गलतफहमियां दूर करें, एक दूसरे को अच्छी जानकारी दीजिएगा। ये गलतफहमी के शिकार, गलत चीजों का शिकार ना हो आप। और आशा करता हूँ आप सब कैंसर फ्री रहें। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ऑलरेडी कैंसर है या जिनके घर में किसी को कैंसर है, तो कैंसर पेशेंट्स और केयरगिवर्स के लिए भी एक आप मैसेज देंगे तो या उन्हें भी सो एक मैंने अच्छा लगे। कई बार देखा है, अब कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, अपने जो भी कैंसर पीड़ित जो अपने फैमिली मेंबर हैं उनके बारे में देखभाल करते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, अपने बारे में ख्याल करना भूल जाते हैं, उनमें भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो अपने केयर टेकर्स को मेरी ये सलाह है, अपना भी ख्याल करें। आप ठीक रहेंगे तो आप अपने जो फैमिली मेंबर है उनका आप देखभाल कर सकते हैं। तो अपने आप को बर्न मत कीजिएगा, अपना देखभाल भी कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। जी। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जो जी, भी कैंसर केयरगिवर्स हैं, वो लोग अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और उनको लगता है कि हम बस पेशेंट की केयर करें।
बट जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप उनकी केयर प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज या आपने बताई। जब भी एयरलाइंस में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, जी, हर एयर होस्टेस हर बार एक बताते हैं, ऑक्सीजन के टाइम में पहले अपना ऑक्सीजन लगाइए, उसके बाद में दूसरे का ख्याल कीजिए। दूसरे का ये लगाएंगे। क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिलेगा तभी आप दूसरे के ख्याल कर सकते हैं। आप अपने जी, बारे में भूल करके उनको ऑक्सीजन लगाएंगे तो आपको मुश्किल पड़ेगी। इसीलिए आप अपना ख्याल ज़रूर करेंगे, साथ-साथ उनका, तभी जाके आप अपना दूसरे का ख्याल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। तो इसी के साथ आज का हमारा मेन डिस्कशन खत्म हो गया है। अब कुछ लोगों ने कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे हैं, हम उनको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। दो लोगों के क्वेश्चंस हैं, स्किन कैंसर का, जो सन एक्सपोजर से स्किन कैंसर का कितना रिस्क होता है, राइट। इसके बारे में। सो ये जो स्किन कैंसर्स हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, पर ये होते हैं गोरे लोगों में, विदेशों में। इंडिया में हम लोग एक तरह से जो, और अफ्रीका में जहाँ स्किन डार्क होता है, उनमें कैंसर, स्किन कैंसर बहुत कम होते हैं। जो जिनमें पिगमेंट कम होता है, यानी कि गोरे लोगों में ये ज़्यादा होता है, और मेलानोमा और स्किन कैंसर। तो स्किन धूप में बैठने एक अच्छी बात है, धूप में बहुत ज़्यादा बैठना ठीक नहीं है, बट आजकल ये देखा गया कि हम लोग तो धूप तो सेकते ही नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। इंडिया में ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारा एक सवाल है कि जैसे स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो क्या पैसिव स्मोकिंग से भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत खुशी हुई है हमें ऐसा जवाब आते हुए। जितना नुकसान स्मोकिंग करने से होता है, उतना ही नुकसान पैसिव स्मोकिंग से होता है। और जो स्मोकिंग का इफ़ेक्ट है, फर्स्ट क्लास स्मोकिंग मतलब फर्स्ट ग्रेड स्मोकिंग, यानी कि खुद जो पीता है। सेकंड हैंड स्मोकिंग जो बगल में होता है। थर्ड हैंड स्मोकिंग भी एक देखा गया है। आपने एक पार्टी किया है, पार्टी में बहुत लोगों ने सिगरेट पिया है, बीड़ी पिया है या सिगार पिया है, हुक्का पिया है, वो सब वहाँ छोड़ दिया है। अगले दिन जो सफाई करने वाला कर्मचारी आता है, और वो सब उसको एक्सपोज़र होता है, वो जब झाड़ू लगाता है या साफ करता है, उसका एक्सपोज़र होता है। वहाँ पर जो भी दूसरे कर्मचारी या दूसरे कोई आते हैं, उसको ये थर्ड हैंड स्मोकिंग करते हैं, वो भी एक नुकसानदायक है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि लेडी आती है, उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी कुछ नहीं किया है, और उनको लंग कैंसर हुआ। हो सकता है उनको पैसिव स्मोकिंग से हुआ हो सकता है दूसरे। तो पैसिव स्मोकिंग उससे मतलब नॉर्मल स्मोकिंग से उतना ही हानिकारक है, और उतनी ही बीमारियाँ करता है जितना नॉर्मल स्मोकिंग करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैसे कुछ कैंसर जेनेटिक या हेरिडिटरी होते हैं, तो अगर किसी के पेरेंट्स को कैंसर हुआ जिसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ज्यादा है और वो क्योर हो गए, तो क्या फिर भी उनके बच्चों में कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है, हाँ, सेम कैंसर? अगर अगर फ़ैमिलियल कैंसर है, ये जेनेटिक कैंसर है, अभी ये देखा गया है जिनमें है, मतलब पता चलता है कि भई फ़ैमिली में है, तो उनको जाँच करा लेनी चाहिए। अगर उनके फ़ादर-मदर ठीक हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कैंसर होने का शक नहीं, इनको कैंसर हो सकता है और ये भी ठीक हो सकते हैं, बट ये अपना स्क्रीनिंग या चेकअप्स पक्का जारी रखें, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगले दो लोगों ने एक सिमिलर सवाल पूछा है कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी और बाकी सब चीजें, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, उसकी वजह से बहुत लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, तो उसके लिए हमारी क्या योजनाएं हैं? या तो ये बहुत सही सवाल है। इस बार का जो कैंसर अवेयरनेस डे का जो वर्ल्ड कैंसर डे का है, यूआईसीसी का एक स्लोगन है, क्लोज द गैप। यानी कि जिन लोगों को, ऐसे लोगों को जो पैसे नहीं है, पैसे का अभाव है, चाहे देश में हो चाहे सोसाइटी में हो, ये गैप होना मतलब नहीं होना चाहिए गैप। कहना तो बड़ा आसान है, करें तो कैसे? जिनके पास में पैसे की कमी है, उनको मैं एडवाइस ये देता हूँ, नंबर 1 आप प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह पर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ पर आपका इलाज पूरा मुफ्त होगा। हो सकता है आपका खर्चा बहुत कम हो, क्योंकि दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बेड्स हैं। उनमें हर बीमारी का इलाज किया जाता है, इवन कैंसर्स का भी फ्री इलाज करना चाहिए। वो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस में है। तीसरा, जो एनजीओज़ है, बच्चे, खास करके बच्चे हैं, कैंसर जैसे कैन किड्स है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, हर बच्चे को वो इलाज जिनको नहीं हो सकता है, उनको फ्री इलाज करते हैं। यानी कि पैसे का
दवाइयों का वो करते हैं, दवाइयाँ लाके देते हैं और उनको, तो ऐसे कार्य सारे बहुत सारे एनजीओज़ हैं और क्यूरेबल जो जिनको कैंसर्स होते हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं आजकल हर जगह पर हैं, उनको देख लें और वहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। कुछ लोग ये कैंसर का इलाज करने के लिए भी अलग से करते हैं, तो आप कोई ना कोई आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज एक लास्ट में आज एक और है क्राउड फंडिंग। आपने जब फ़ेसबुक या सोशल मीडिया देखते रहते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि कितना सही है, कितना गलत है। पर वो उसका कई लोग बोलते हैं कि ये बच्चा कैंसर से पीड़ित है, उसको लिवर ट्रांसप्लांट करना है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे माँग, दैट्स कॉल्ड क्राउड फंडिंग। ऐसे क्राउड फंडिंग से मतलब जो जेन्युइन वाले हैं, वो अपना एक फंड रेज़ कर सकते हैं। तो आजकल कई तरह के फंड रेज़िंग है और दूसरा पीएम रिलीफ एंड सीएम रिलीफ फंड्स हैं। आप अपने एमएलए या एमपी के द्वारा एक फॉर्म है और उससे ये आप मत सोचिए कि वहाँ से नहीं मिलता है। पीएम रिलीफ फंड एंड सीएम रिलीफ फंड से पक्का पैसे मिलते हैं। उसके कुछ वसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको फ़ॉलो करें। पहले अपना खर्चा करना पड़ता है और उनको एक लिमिट तक, कुछ हद तक पैसे मिलते हैं। शायद 2 लाख की लिमिट है, वो बार-बार वो गवर्नमेंट अपने रिवाइज़ करती रहती है। ये एक बहुत अच्छा साधन है, एक गरीब आदमी के लिए, मतलब जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, ये चीज़ें ले सकते हैं। और इवन फॉर मिडल क्लास जिनके रिसोर्सेज़ खत्म हो गए हैं, तो ये लोग इन चीज़ों का फ़ायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। और इसी के साथ में जो जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, उसके हाँ, थ्रू भी जो लोग एलिजिबल हैं, वो 5 लाख तक का ट्रीटमेंट उसमें ले ट्रीटमेंट सकते हैं। करा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन से कोलोन कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? यस, बिल्कुल हो सकता है। और ये ऐसा है कि आप जब भी खाना खाते हैं, उसमें कुछ खराब चीज़ें भी जाती हैं, कुछ केमिकल्स भी जाती हैं और ये एक मैकेनिज़्म है नेचर का कि हर 24 घंटे में 1 बार, 2 बार या पूरा उसको निकाल देता है, ताकि वो हमारे इंटेस्टाइन्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आए। जब कॉन्स्टिपेशन होता है, ये ज़्यादा समय तक हमारे बॉडी में कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उससे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जो जिसको हमें म्यूटेशंस बोलते हैं और उससे ये इनको कैंसर हो सकता है। और जो हाई फाइबर डाइट खाते हैं, जो फ्रूट्स एंड सब मतलब वेजिटेबल्स जो ज़्यादा खाते हैं, जो हाई फाइबर डाइट खाते हैं, जो खास करके इंडिया में होता है, पत्तों की ज़्यादा होती है, पालक, लौकी, ऐसे गाजर, मतलब ये सब चीज़ें पूरा हाई फाइबर डाइट में आता है और पूरा एप्पल, पूरा वेज जो भी खाते हैं, इन सब का हमें मतलब अच्छा फ़ायदा होता है। हाई फाइबर डाइट खाते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, वो अपना ख़्याल करें, इसबगोल या ऐसा कोई भी चीज़ ले लें ताकि उनको मोशंस बराबर हो। इसमें हर्बल मेडिसिन्स भी एक वो क्या बोलते हैं उसको, सोनामुखी बोलते हैं और वो कई नॉर्मल एक एक्चुअली पत्ते का वो एक्सट्रैक्ट है। और ऐसे ही बहुत सारे इसबगोल भी एक पत्ते का ही है वो। सो ये सब मेडिसिन्स बहुत हेल्प करते हैं और डाइट का अपना रेगुलेट करें, ऐसे चीज़ ले लें ताकि मोशंस बराबर हो। ये बिल्कुल सही है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको कोलन कैंसर होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ जैसे एक फ्लैक्सीड है, वो भी हाँ, आपके बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं करेक्ट, उसमें। करेक्ट। अच्छा, एक सवाल है कि हल्दी के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि हल्दी से कैंसर ठीक हो जाता है। तो हुँ। एक ये पेशेंट है जिनके ओरल कैंसर की दिक्कत है, तो वो ये पूछना चाहते हैं। या तो पहले तो सबसे पहले मैं तो बहुत मेरे को बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा-सा सवाल आया है। हमारे जो इंडियन स्पाइसेस हैं और वो हल्दी एक मदर ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। हमारे जो भी स्पाइसेस हैं, सब तरह के मसाले और एक छौंक डालते हैं घी के अंदर। एक बहुत साइंटिफिकली इवॉल्व्ड तरीका है। एक चीज़ बताऊँ, जितना भी साइंस मॉडर्न है, उनको इतना नॉलेज खाने-पीने के बारे में भी इनके बारे में नहीं है, जो हमारे पुराने जो रीति-रिवाज में थे, इतनी नॉलेज इनमें नहीं है। और ये जो हमारा स्पाइसेस हैं, जो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। स्पाइसेस अच्छा-सा मिश्रण में खाएँगे, वो कैंसर क्या, बहुत सारी बीमारियों को दूर रखते हैं। बहुत हाइजीनिक है। ये जो केमिकल्स हैं, जो सरसों होता है, सरसों के सीड्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो स्पाइसेस, आप एक-एक का नाम ले सकते हैं। चाहे हरी जी। मिर्च हो, चाहे लाल मिर्च हो, चाहे हर जीरा हो, चाहे वो दाने हों, मतलब मतलब दाल के दाने और घी और ये सब चीज़ें, जो एक ये सब डाल के खाते हैं, तो इससे बहुत केमिकल्स का फ़ायदा मिलता है।
और इसको बनाने के इन सब में जो केमिकल्स होती हैं बहुत फायदेमंद है, और ये केमिकल्स पानी में घोल के लेने से नहीं होता है। ये सब ऑयल सॉल्युबल है, वो भी हाई टेम्परेचर्स पे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है। घी को उबालने से के बाद में या ऑयल को उबालने के बाद में ही इनको डाला जाता है, और उससे ऑयल उसको एब्जॉर्ब करता है, और उस ऑयल को हम लोग खाने में मिलाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हल्दी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्पाइस है, तरीके से उसको यूज़ करें, बहुत फायदेमंद है। और कैंसर को ठीक करने के लिए एक हल्दी आजकल उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन करके, उसके कैप्सूल्स भी बन रहे हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च हुआ है। ये कभी रिसर्च आगे आएगा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आजकल जो भी नया रिसर्च आता है, अगर बहुत महंगा है, लाखों का, करोड़ों का, तब जाके आता है। छोटी-मोटी रिसर्च हल्दी में 5 पैसे अगर हैं, वो कभी रिसर्च में नहीं आएगा। तो ऐसे रिसर्च हमारे भारत देश में होना चाहिए, जो गवर्नमेंट फंड करे, ताकि पता चले कि कितने फ़ायदेमंद है। ये जो डाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ़ डाइट के बारे में नहीं, बहुत सारे जो खाने-पीने के जो सामान हैं, प्लांट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। वो सीक्रेट्स काफ़ी हद तक आयुर्वेदा में शामिल थे। अब उसको एक अच्छी तरह से पता करना है, रिसर्च करना है। बहुत सारों का सस्ता दवाइयाँ इसमें से निकल सकती हैं, ये चीज़। और जहाँ पर हल्दी का यूज़ ज़्यादा हुआ है, वहाँ पर कैंसर की मात्रा कम है। जहाँ पर हल्दी की मात्रा बहुत कम है यूटिलाइज़ेशन, वहाँ कैंसर का ज़्यादा है। एक एक हल्दी का मैप बन सकता है पूरे वर्ल्ड में। आप जहाँ देखेंगे, जहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ कैंसर की कमी होती है। एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है। तो साथ में एक चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप हल्दी लेते हैं कैंसर के लिए, तो ऐसा न करें कि अपना मेन ट्रीटमेंट स्टॉप करके सिर्फ हल्दी पे रहें। आप ट्रीटमेंट भी अपना कंटिन्यू करें, साथ में आप हल्दी लें, या जो भी स्पाइसेस आप लेना चाहते हैं वो आप एडिशनल ले सकते हैं। या बिल्कुल। जी। तो एक हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनका क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स एक्सरसाइज तो काफी एडवाइस करते हैं, बट जनरली फिजियोथेरेपी के लिए रेफरेंस नहीं देते कैंसर पेशेंट्स को। तो फिजियोथेरेपी का पर्टिकुलरली कैंसर में कितना सिग्निफिकेंस है ट्रीटमेंट में? फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, चाहे वो दूसरे। एक्सरसाइज कैंसर का ट्रीटमेंट होते होते करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत लोगों को रिकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपी के बाद। जैसे कैंसर का पेशेंट, एक वो डॉक्टर को फीस देता है, दवाइयाँ खरीदता है, और जब उनको बोलते हैं कि भी आप फिजियोथेरेपी भी जाके कराओ, फ्री में होता है तो ज़रूर करेंगे, अगर फीस देना होता है तो नहीं करते हैं। ऐसे ही एक डायटीशियन का भी बताता हूँ कि डायटीशियन के पास जाके अपना-अपना खाने के बारे में एक चार्ट बनवा लें, पर वो डॉक्टर से ही होंगे कि अच्छा मैं एक्सरसाइज मैं खुद ही कर लूँगा, क्यों मैं पैसे देके फिजियोथेरेपी करूँ? ये एक मेंटालिटी है, एक एटीट्यूड है इंडिया में। इसको शायद पैसे के अभाव के कारण ऐसा होता है कि बार-बार वो फीस देना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए ऐसे होता है। मतलब इसका मेरे को ये तो नहीं मालूम, बट बहुत सारे डॉक्टर्स को करना भी चाहिए फिजियोथेरेपी का एडवाइस, और फिजियोथेरेपी के साथ-साथ उनको करना चाहिए, ज़रूरी है वो चीज़। या एक हमारा बस कुछ थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसी भी कोई रिसर्च है जिससे हमें पता चलता है कि कुछ कैंसर्स पर्टिकुलर कम्युनिटीज में ज्यादा हैं, जैसे मुस्लिम्स है। रेड मीट ज्यादा खाते हैं, या कोई भी इस तरह से रिलेटेड? हाँ, कुछ कम्युनिटीज़ में तो कुछ ही बहुत कम है ऐसी चीज़ें। जैसे जो मुस्लिम जिनको सर्कमसिजन होता है, उनको जी। पेनिस का कैंसर बहुत कम होता है, कम। और सर्वाइकल कैंसर भी थोड़ा कम होता है। और जो ये एक मतलब एक कम्युनिटी से, मतलब रिलीजियस से कोई मतलब नहीं है, एक जी। प्रैक्टिस है, सर्कमसिजन की वजह प्रैक्टिस। से होता है, ठीक है? और ऐसे ही मीट, मतलब ये मीट खाना और रिलीजन्स का मैं नहीं संबंध रखूँगा, बट जहाँ जी। मीट का कंज़म्पशन ज़्यादा होता है, वहाँ कैंसर ज़्यादा पाया गया है। तो उससे रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। वेस्टर्न में पूरा मीट जो खाते हैं, खास करके रेड मीट, वहाँ पर ज़्यादा पाया गया है। और ट्रांसजेंडर्स पॉपुलेशन में क्या कैंसर का रिस्क ज्यादा रहता है, या कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट है? आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, इसका जवाब मेरे को भी इतना मालूम नहीं, बट मैंने ट्रांसजेंडर में कैंसर होते हुए बहुत कम देखा है। या तो आते नहीं हैं, अगर आते जी। हैं तो शायद ऐसी जगह जाते हैं जो हम लोग देखते नहीं हैं,
बट हमने ज़्यादा मतलब, और मैं ये सवाल बाकी ऑन्कोलॉजिस्ट से भी पूछूंगा जो खास करके गवर्नमेंट प्रैक्टिस में, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो लोगों का कैंसर शायद या तो डायग्नोसिस नहीं होता है या आते नहीं है या कम होता है, बट बहुत जी, कम देखते हैं हम लोग उनको। जी। ओके। और कैंसर रिलैप्स का कितना चांसेस है, और रिलैप्स ना हो इसके लिए हम क्या प्रिवेंशंस कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, किस जगह का कैंसर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ है कि रिलैप्स होता ही होता है, कुछ है जी। कि रिलैप्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो तरह-तरह के कैंसर्स में अलग-अलग होता है, जो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट, जो ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट उनसे बात करेंगे तो आपको बताएँगे। कैंसर के मेन अलार्मिंग साइंस, जैसा वैसे आपने बताया कि ज़्यादा कोई सिम्पटम्स नहीं होते हैं, बट अलार्मिंग साइंस में हम किन चीज़ों को या इंक्लूड कर सकते अलार्मिंग, हैं? कहीं से भी खून निकलता है, चाहे दाँतों से, अकारण मतलब कोई भी सिम्पटम हो जी, जिसका कोई कारण नहीं है। अगर आपको चोट लगी है तो खून तो निकलेगा, बट कारण नहीं है पर खून निकल रहा है, चाहे स्किन से, चाहे दाँत से, चाहे मोशंस में, चाहे यूरिन में, चाहे सेक्स के बाद, चाहे वो एक औरत को पीरियड्स के बीच में और लैट्रिन में हो रहा है, उसके अकारण मतलब कोई कारण नहीं है, तो ब्लीडिंग होता है एक। दूसरा, कोई कारण उनको लंप होता है यानी कि गिल्टी होती है और बढ़ते जा रहा है निरंतर, और एक छाला हो जिसका कोई कारण नहीं और ठीक नहीं हो रहा हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है ये मतलब जानना कि इसके कारण मैंने ये कारण का कैंसर का भी हो सकता है। वज़न घटना, बुखार आना, ये कुछ होता है, और दर्द जो है बहुत लेट साइन होता है, बहुत लेट साइन होता है। और खाना खाने में दिक्कत, यानी कि गले में या इधर खाने की नली में जब खाने खाने की दिक्कत, और 40 साल के बाद में इंडाइजेशन होता है। पैन 40 लेने की या पेंटोप्राज़ोल लेने की ज़रूरत पड़ती है और लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। एक स्टमक कैंसर जो कि काफ़ी कॉमन है हमारे देश में, एक ईसोफेजियल कैंसर काफ़ी कॉमन है। खाने में अटक जाता है, खाना अटकना और खाना अच्छी तरह से हज़म नहीं होना, ख़ास करके 40 साल के बाद में ये सब चीज़ें सिम्पटम्स करते हैं, उसको बिल्कुल ना करें। पेशाब में खून आता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, लैट्रिन करने में दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशंस की एब्नॉर्मलिटी, ये सब सिम्पटम्स है। और इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा, ऐसा कोई सिम्पटम भी आपके बॉडी में हो रहा है, जो आपको और आपके डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, एक ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, कभी-कभी ये कैंसर का निकल जाता है। जी। इसके बारे में एक लाइन मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि कोई भी सिम्पटम कैंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्पटम है तो ज़रूरी है कि आपको कैंसर हो। कैंसर, बिल्कुल, तो इन बहुत अच्छा, दोनों चीज़ों को आप बहुत समझिए। सही बताया, बहुत सही जी। बताया आपने। यस। आई थिंक आज के हमने क्वेश्चन सारे ले लिए हैं। अगर और कोई क्वेश्चन बचा होगा तो मैं आपको कमेंट्स में आंसर कर दूँगा। एक क्वेश्चन अगेन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में है, तो वो काफ़ी लंबा टॉपिक है पूरा अपना, वो आज हम कवर नहीं कर पाएँगे। मैं एक डॉक्यूमेंट बना के पेज पे बाद में पोस्ट कर दूँगा, जिसमें क्या-क्या स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए और कब कराने चाहिए, वो सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। या फाइन, ठीक अ, है। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रंगाराव जी। आपने अपना एक पूरा इतना ज़्यादा हमें टाइम दिया, पूरी डिटेल डिस्कशन, जो भी कैंसर के टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन्स आपने सब क्लियर किए हैं। एक बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन रहा है, और सभी ऑडियंस के बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों ने भी संडे के दिन अपना टाइम निकाला और ये सेशन अटेंड किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ आज आपने यहाँ सुना है, समझा है, उसको आप फॉलो करें, और जो भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। चाहे आप ये वीडियो शेयर करें, चाहे आप डायरेक्टली उन्हें बताएँ, बट उनको बताना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद भी आपके अगर कोई सवाल रह गए हों कैंसर के बारे में, तो आप इसी पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको लिंक दिया डॉक्टर रंगाराव की वेबसाइट का, वहाँ पर डॉक्टर से डायरेक्टली भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम आगे भी हर संडे कोशिश करके कुछ ना कुछ टॉपिक लेके अलग-अलग स्पेशलिटीज़ का डिस्कशंस करेंगे। तो आप लोग रेगुलरली हमारा कंटेंट देखिए और इसको आगे इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। या थैंक यू फाइन, सर। या। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निखिल, एंड आप सभी फ्रेंड्स को हमारे नमस्कार, और आप मतलब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और ख़ास करके कैंसर फ्री रहें।
राइट, थैंक यू। और कोविड फ्री भी, आजकल में कोविड फ्री रहे। जी, राइट, नमस्कार सबको। थैंक यू।